गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये क्लास 10th का जो वीडियो तैयार होगा उसमें चैप्टर नंबर 2 के कुछ भाग को जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद वाले भाग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एशियाई चीता के बारे में पढ़ना है कि एशियाई चीता कहाँ चले गए, है ना। वे लोग कहाँ चले गए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या हो गए। तो एशियाई चीता जो है भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तन प्राणी चीता बिल्ली परिवार का ही एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। यानी ये जो एशियाटिक चीता है ये बिल्ली की ही प्रजाति का होता है, लेकिन ये बहुत तेज गति से यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी चाल होती है। और ये दुनिया में पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन स्तनधारी प्राणियों में ये सबसे विशाल जानवर है, विशाल पशु है जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। और ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। लोग आमतौर पर इसको लियोपार्ड के नाम से जानते हैं और लियोपार्ड के नाम से भ्रमित रहते हैं कि यही लियोपार्ड होता है, कि चीता एक तेंदुआ का ही रूप है। लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ होता है। तो लोग कहते हैं कि ये चीता जो है एशियाटिक चीता जो है ये तेंदुआ का ही, है ना, रूप है। चीता की विशेष पहचान जो है, एशियाटिक चीता की विशेष पहचान जो है, उस विशेष पहचान में इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं को लकीरनुमा निशान है। यानी आंख से लेकर और मुंह तक लकीरनुमा इसका निशान होता है जो उसकी पहचान होती है। जैसे लगता है कि वहां पे कोई धारीदार चीज है, पहचान है। जैसे लगता है कि आंसू गिरता है और सूख जाता है तो वह सूखने के बाद एक धब्बा सा एक चित्र बन जाता है। उसी तरह से उसके भी आंखों पर वो धारीदार होता है। कान से लेकर मुंह तक और आंख से लेकर मुंह तक ये धब्बा का पहचान होता है, ये रेघारी होता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये चीता है। 20वीं शताब्दी में पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। यानी कि 20वीं शताब्दी में चीता के बारे में कहा जाता है कि एशिया और अफ्रीका में दूर दूर तक क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। इनकी प्रजाति की संख्या काफी अच्छी थी। लेकिन अब क्या हो गया कि आवासीय क्षेत्रों और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लुप्त हो चुके हैं। यानी शिकार की संख्या बढ़ गया। इनके शिकार मानव लगा करने एक एक करके सभी जानवरों का शिकार किया। खास तौर से चीता का शिकार जो लोग करते थे वो लोग कहते थे कि चीता से हम कम नहीं हैं। यानी चीता का शिकार करना लोगों को, शेर का शिकार करना लोगों को बाघ का शिकार करना लोगों का, ये एक तरह से पेशा बन गया। उसके खाल बहुत महंगे बिकने लगे और इनका शिकार करने में कई लोग अपना जान भी गंवा देते थे। लेकिन इसका शिकार करना अपने आप में एक अजूबा काम होता था। बड़ा शौक होता था राजाओं महाराजाओं को कि हम लोग चीता का, शेर का, बाघ का, है ना, तेंदुआ का शिकार करेंगे। जंगली सुअर का शिकार करते थे लोग और अपने आप को उतना ही ताकतवर समझते भी थे जो इसका शिकार करते थे। तो भारत में तो यही जाति बहुत पहले 1952 में 1952 में ये जो जाति है
वो लुप्त घोषित कर दी गई। किसकी? चीता की। चीता की जो प्रजाति थी 1952 में 1952 में इसकी प्रजाति को है ना लुप्त घोषित कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया, यानी कि इनकी प्रजाति अब भारत में नहीं बची। अब कहता है कि वे प्रतिकूल है ना कारक कौन से हैं जिनमें वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण फ्लोरा एंड फना को काफी नुकसान हुआ और इस परिस्थिति तक ये फ्लोरा और फना आ गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। ठीक है, तो यदि आप अपने चारों ओर देखते हैं, देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे तो ये पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। जो नेचुरल चीज है उन चीजों को रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब उसका हम लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करने लगे। अब वो क्या हो गया? वो अब एक रिसोर्स के रूप में आ गया। पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटने लगे, यानी कि हम लोग देखें कि लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि चीजों में हम लोग क्या करने लगे? इसका प्रयोग करने लगे। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल थिंग्स का, पेड़ पौधों का प्रयोग करने लगे। नतीजा क्या हो गया? अंधाधुंध रूप से इनकी कटाई होने लगी, इनका दोहन शुरू हो गया। यही कारण है कि जब पेड़ पौधे कटेंगे तो वहां पे जो जीव जंतु होंगे वो वहां से भागेंगे, उनका घर उजड़ जाएगा, और जब वो शहर के तरफ चलेंगे तो अपना शिकार भी खोजेंगे, उनका भी पेट है नहीं भरेगा, फिर लोगों को उनसे डर रहता है, लोग उनको क्या करेंगे? शिकार कर लेंगे, लोग उनको शिकार कर लेंगे। वो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, तब तक लोग उनका शिकार कर लेते हैं, और कुछ लोगों की शिकार वो कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि उनका संख्या क्या हो गया? घटते चला गया, और मानव की संख्या क्या हो गया? बढ़ते चला गया। और मूल यह है कि मानव की संख्या में वृद्धि होना सारे चीजों को ह्रास करता है। अगर मानव की संख्या में वृद्धि नहीं हो तो किसी भी चीजों की संख्या में कमी नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होता है ये सारा चीज। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में वनों को और जानवरों को ही भोजन के रूप में, छाल के रूप में, चारा के रूप में, ईंधन के रूप में, भोजन के रूप में, दवाइयों के रूप में, लकड़ी के रूप में हम लोग इन सभी फ्लोरा एंड फना का ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को है ना नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कॉलोनियल पीरियड में हुआ, यानी औपनिवेशिक शासन काल में, यानी कि जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ पे थी तो उसके दौरान सबसे ज्यादा वनों का और वन्य जीवन का नुकसान हुआ। वनों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वे लोग पेड़ों को काट करके और उसके टिम्बर को रेलवे के विकास में, इंडस्ट्री के विकास में सबसे ज्यादा उपयोग किए। यानी उसी दौरान अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी, यानी शहरीकरण का प्रक्रिया बढ़ा। वे लोग शहरों को ज्यादा है ना प्रश्रय देते थे और गांवों में किसानों को वे लोग क्या करते थे? सुविधा के नाम पर है ना इन सभी चीजों को कटवा देते थे। अब क्या होगा? इसके बाद देखिएगा कि रेलवे लाइन का विकास, कृषि का विकास, व्यवसाय का विकास, वाणिज्य, वानिकी और खनन प्रक्रियाओं में वृद्धि
से हुआ, यानी कि इन सभी चीजों में वृद्धि हुआ, व्यवसाय में वृद्धि हुआ, खनन में वृद्धि हुआ, बहुत सारे चीजों में, एग्रीकल्चर में वृद्धि हुआ, है ना, रेलवे लाइन का विकास हुआ। तो इन सभी चीजों के विकास करने के लिए हम लोगों ने वनों का कटाव तेजी से किया। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के द्वारा वनों का नुकसान पहुंचाया गया। अब देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तो आजादी के बाद भी वनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यानी वनों में सिकुड़ाव का कारण क्या हुआ? कृषि का विकास। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और उस जनसंख्या को भोजन चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, और खाद्य पदार्थों के लिए वनों का कटाव करने लगे लोग। यानी 26,000 वर्ग किलोमीटर में भारत में वन सर्वे के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। 26,200, 1951 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को, जहां पे वन्य इलाका था, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। निश्चित तौर पे ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1981 से लेकर 1980 के बीच में जनसंख्या का जो विकास, जनसंख्या में वृद्धि जो दर था, वो सबसे तीव्रगामी था। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरणीय खेती यानी झूम खेती अथवा स्लैश एंड बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ। अब क्या हुआ? उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते थे और उनका अस्थायी निवास नहीं होता था, जिसके कारण वे लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे, झूम खेती जिसको बोलते हैं, झूम खेती करते थे। और नतीजा हुआ कि वनों का विनाश होने का मुख्य कारण यह भी एक था। अब उसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी, है ना, वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यानी नदी घाटी परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को साफ करना पड़ा है 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। यानी जिस दिन नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण होगा उस दिन 4 लाख, है ना, हेक्टेयर से अधिक वन, है ना, क्षेत्र क्या हो जाएगा? वो जलमग्न हो जाएगा। यानी वो वनों को काट दिया जाएगा और वहां पे सरदार सरोवर डैम बना दिया जाएगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, नर्मदा सागर, नर्मदा बचाओ परियोजना भी चली थी, लोगों ने, वहां के लोगों ने आंदोलन भी किया था, उन लोगों का घर भी उजड़ गया, इसी के चलते उजड़ रहा है। वनों की बर्बादी में खनन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। अब ये भी पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, ये डोलोमाइट के खनन, ये भी एक पत्थर है जिसके कारण इसकी खनन की जा रही है, जिसके कारण इसका ये जो आपका रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो खतरे में आ चुका है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। इसने कई प्राकृतिक, है ना, आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन के मार्ग को बाधित कर दिया है। वो जो आदान प्रदान होता था, इधर से लोग, इधर से जानवर उधर जाते थे, उधर के जानवर इधर आते थे,
उनका आवागमन भी बंद हो गया इसी के कारण। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने आ गया। नतीजा आपके सामने आ गया कि इसका सीधे असर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर पड़ा, यानी इनकी प्रजाति जब विलुप्त होगी, जब वनों का कटाव होगा, तो वन्य जो जीवन है, वन्य जो जीव है, उनका भी नुकसान होगा, वो भी मरेंगे, उनकी भी संख्या कम होगी, उनकी संख्या विलुप्तीकरण के कगार पर होगी, संकटग्रस्त हो जाएगी और अंत में ये विलुप्त हो जाएगी, है ना। यानी इनकी संख्या ही नहीं बचेगी, जिसका परिणाम होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटल जो विद्वान हैं, यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए, है ना, ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति, है ना, मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट के। यानी कहने का मतलब है कि ईंधन की और लकड़ियों की पूर्ति करने के लिए लोग पूरे पेड़ को नहीं काटते हैं, उसके टहनियों को भी काट करके पूरा किया जा सकता है, यानी पेड़ों को बचाया जा सकता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। यानी जो अर्बनाइजेशन का विकास हुआ, अर्बनाइजेशन का विकास होने के कारण, रेलवे के विकास होने के कारण, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के कारण, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ? वनों का विकास हुआ, वनों का विनाश हुआ और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी साथ साथ विनाश होते चला गया। यानी जिस तरह से नदी जब चलती है तो वो पहला काम इरोजन का काम करती है, तो उसके बाद वाला वर्क उसके साथ होते चलता है, यानी उसको ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया, काटने के बाद उसको बहा के ले जाने की भी क्रिया करती है। उसी तरह से वनों के कटाव के साथ ही वन्य जीवों का भी कटाव होता है, यानी वन्य जीवों का भी ह्रास होता है निश्चित तौर पे। अब जब वन्यों और वन्य जीवों का जो ह्रास होगा तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब उनका ह्रास होगा तो ह्यूमन किंगडम नहीं उससे वंचित हो रह सकता है, इसका भी हरासमेंट होगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, पर्यावरणीय ह्रास होगा, फिर पर्यावरण प्राकृतिक आपदा को लेकर आएगा, नेचुरल डिजास्टर को लेकर आएगा और उसमें जाकर के मानव जीवन को खतरा झेलना पड़ेगा। तब जाकर के किसी किसी क्षेत्र में बाढ़ की प्रक्रिया समस्या आ जाएगी, सुखाड़ की समस्या आ जाएगी, कहीं बरसात ही नहीं होगा, कहीं खूब बरसात होगी, कहीं भूकंप होगा, कहीं वोल्केनो होगा, कहीं अर्थक्वेक होगा, इस तरह की क्रिया होगी और उससे क्या होगा? मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मानव जीवन को नुकसान अंत में पहुंचता है। मानव जीवन को जब तक नुकसान नहीं पहुंचता है तब तक वह अपने आप को रिजर्व नहीं कर पाता है, वह बातों को नहीं समझ पाता है, वह लालच बस में पड़ के और नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना, ह्रास करता है, यानी उसको क्या करता है? उसका मिसयूज करता है और ज्यादा से ज्यादा मिसयूज करने पर वो उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग इसको अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसको तैयार करूंगा। यहां तक में जहां तक है ये औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल जो पॉलिसी थी उसमें यही थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, शासन करो, और उसमें उनकी नीति जो थी, इसी नीति के तहत वे लोग भारत पर अपना विजय प्राप्त किए, भारत पर 200 वर्षों तक शासन किए
और 200 वर्षों तक शासन करने के बाद वो लोग भारत से 1947 में 15 अगस्त 1947 को वो लोग वापस गए और भारत वहीं से आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत को 2-3 वर्षों तक, जैसे 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1950 के बाद भारत की आबादी धीरे धीरे तीव्रगामी ढंग से बढ़ती चली गई। यानी 1951 से कहा जाता है कि 1951 से लेकर 1980 के बीच में जो जितना तीव्र गति से भारत की जनसंख्या बढ़ी, उतना तीव्र गति से जनसंख्या भारत में कभी नहीं बढ़ा। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग चाइना के पीछे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे, देखेंगे, और फिर ऑनलाइन जो क्लास चलता है इसमें जो समस्या होती है उस समस्या को आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।